बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 टेल्स ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी लाहौर डायरीज़ का आज हम ग्रामर वाला सेक्शन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स, दोस्तों और असातिज़ा तक लाजमी शेयर करें। सबसे पहले जो वोकेबलरी टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या हैं? आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिगन विद अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, जैसे कि इन, आउट, एट, विद, थ्रो, अंडर, ओवर एटसेट्रा से, एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, और इसके आखिर में कोई नाउन या प्रोनाउन लगता है। कॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और यही जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद लगता है उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट समझा जाएगा। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसके काम करने का अंदाज क्या है? या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, काज, मैनर और अदर रिलेशनशिप। और ये उनके मानों में किस तरह इजाफा करता है कि वो उनके मानों में टाइम बताकर, जगह बताकर, सिमत बताकर, वजह बताकर या अंदाज बताकर इनके मानों में इजाफा करता है। उम्मीद है आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ आ गया होगा। दोबारा इसको देखेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज एक ऐसा वर्ड है, दो अल्फाज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसमें प्रीपोजिशन लगता है और आखिर में नाउन या प्रोनाउन लगता है जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ये काम करता है एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह, जो कि अपने जो नाउन या प्रोनाउन है उसके मानों में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल, थ्रो द विंडो। थ्रो इज़ द प्रीपोजिशन, इसमें थ्रो प्रीपोजिशन है, द विंडो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये किस चीज़ के बारे में इजाफा जो किस चीज़ के निशानदेही कर रहा है? ये डायरेक्शन की निशानदेही कर रहा है और ये प्लेस की निशानदेही भी कर रहा है। एडजेक्टिवल फ्रेज को देखते हैं। एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक लफ्ज़ नहीं है, दो तीन अल्फाज होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को किसी भी जुमले में। कहाँ चले गए हम? अच्छा जी। इसी तरह ये एक एडवर्ब की तरह भी काम करता होता है। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, वाई आर, टू व्हाट एक्सटेंट। ये हमें बताता है कि कब, कहाँ, कैसे या किस तरह कोई काम वजूद पा गया या सरअंजाम दिया गया। यहाँ पे भी थ्रो द विंडो को हम अगर देखें तो ये क्या है? ऊपर देखते हैं, एक मिनट। एडजेक्टिवल फ्रेज को हम देख रहे थे ना। अच्छा, एडजेक्टिवल फ्रेज तो यहाँ पे है, टू टेल्स विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। द मोस्ट फिनोमिनल हॉस्पिटलिटी। मोस्ट फिनोमिनल मॉडिफाइज द नाउन हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे जो मोस्ट फिनोमिनल है ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? हॉस्पिटलिटी को। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एन एडवर्बल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ये भी ग्रुप ऑफ एडवर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एडवर्ब की तरह काम करता है और ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, वाई आर, टू व्हाट एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल, थ्रो द विंडो टेलिंग वेयर द सन इज सेटिंग। अगर आप जुमले की कॉन्टेक्स्ट को सबक में देखें, सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए देखें, तो ये हमें बता रहा है कि सन कहाँ पे गुरूब हो रहा है, थ्रो द विंडो। ठीक है। Form the following sentences, identify the prepositional phrases, adjectival phrases and adverbial phrases. Sentence 1 है, through the window the sun is setting and the city is coming alive. Prepositional phrases में क्या है? through the window है। Adverbial phrases में क्या है? Adverbial phrase भी इसमें through the window है। अच्छा जी, prepositional और जो adverbial phrase हैं ये एक ही फ्रेज में आ सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि उसका काम करने का अंदाज क्या है। वो प्रीपोजिशनल की तरह काम कर रहा है या वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो एडवर्बल फ्रेज होगा, और अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अल्फाज सेम हो सकते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज इसमें कोई भी नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। पाकिस्तानी कंसीडर गेस्ट टू बी गिफ्ट ऑफ अल्लाह एंड दस दे ट्रीट देम विद मोस्ट फिनोमिनल हॉस्पिटलिटी। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? टू बी गिफ्ट क्या है? इसमें देखें आप, टू यहाँ पे एडजेक्टिव है, बाकी जो टू बी गिफ्ट द पार्ट ऑफ वर्ब फ्रेज, फ्रॉम अल्लाह ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
विद द मोस्ट फिनोमिनल हॉस्पिटलिटी, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे इनके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, आपने इनको डिस्क्रिप्शन को भी लाजमी पढ़ना है ताकि आपको ये जुमले सही से समझ आ सकें। आप इनको देख सकते हैं, इन सब के शुरू में प्रीपोजिशन लगा है और आगे उनके जो चीज़ें हैं वो नाउन या प्रोनाउन लगा है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। एडजेक्टिव फ्रेज इसमें क्या है, द मोस्ट फिनोमिनल एडजेक्टिव फ्रेज है। और इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज दस मॉडिफाइज द वर्ब ट्रीट बाय शोइंग कंसिक्वेंसेज, यहाँ पे 10 जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। सेंटेंस नंबर 3, we dive in, scooping heaps of hot rice and chicken into our mouths with our bare fingers. Prepositional phrases of hot rice and chicken. ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ये हीप्स को, जो चावल के ढेर हैं उसको मॉडिफाई कर रहा है। into our mouths with our bare fingers, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज इसमें क्या है, हॉट डिस्क्राइब राइस। एडवर्बल फ्रेज यहाँ पे कोई भी नहीं है। सेंटेंस नंबर 4, cars and motorbikes race past, gust of air offering burst of respite from the heat as they cool, the sweat rolling down our faces. इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज 4 हैं, ऑफ एयर, ऑफ रिस्पाइट, फ्रॉम द हीट, डाउन आवर फेसेस। एडवर्बल फ्रेज इसमें पास्ट है, मॉडिफाइज रेस टेलिंग वेयर। और एडजेक्टिव फ्रेज इसमें कोई नहीं है। Sentence 6, barricaded underneath our backpacks, we peer out over the jumble of luggage, taking in our first sight and smells of Lahore. Prepositional phrase underneath our backpacks, over the jungle of luggage. Adjectival phrase is first है और adverbial phrase इसमें कोई नहीं है। Sentence number 6, the sputtering sound of an aging motorcycle mixed with the sound of splashing water. ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, आप इसको देख सकते हैं, और ये एडवर्बियल फ्रेज हैं, और आप इनके आगे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि ये इस तरह क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह जो सेंटेंस नंबर ये पहले हो गए थे, आई थिंक थ्रू द विंडो द सन इज सेटिंग, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, ये दोबारा गलती से आए हुए हैं, इनको भी आप इसी तरह देख सकते हैं। टोटल 6 सेंटेंसेज हैं। टेबल एक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलिटी, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। एक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलिटी क्या है, फूड है, ट्रांसपोर्ट फूड है या ट्रांसपोर्ट है। शेयरिंग विद मील्स, गोलगप्पे है, रिक्शा राइड्स है। ऑफरिंग सीट्स टू विजिटर, बिरयानी, मोटरसाइकिल राइड्स। ये आप इनको देख सकते हैं कि हॉस्पिटलिटी का अंदाज क्या था, फूड था या ट्रांसपोर्टेशन। राइट अ शॉर्ट नैरेटिव यूजिंग प्रीपोजिशनल, एडवर्बियल एंड एडजेक्टिव फ्रेज। The golden sun set over the bustling city. We rode a rickety rickshaw through narrow streets surrounded by the aroma of spicy foods. Our friendly driver, skillfully navigating the potholes, spoke enthusiastically about his beloved Lahore. We laughed with joy while sharing delicious golgappe with our new friends, sitting on small wooden stools and underneath the glowing lanterns. The locals welcomed us with warm smiles and offered cold drinks to beat the heat. Walking along with the busy mall road, we left the true spirit of hospitality in every gesture and every smile. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल्ड किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी हैं, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव फ्रेज भी हैं। आपने सिर्फ इनको ये देखना है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेज की तरह या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको उस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्रामर को देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स को देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में आता है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। गार्डनर सब्जेक्ट है, वाटर्स प्लांट्स है, और ऑब्जेक्ट वाटर्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या है, प्लांट्स। पैसिव वॉइस में इसके उलट होता है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, करता नहीं है एक्शन को। द फोकस इज ऑन द एक्शन और द सब्जेक्ट रादर देन द डूअर। यहाँ पे जो फोकस है वो हम करते हैं या तो एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे या जिसके ऊपर काम हो रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ना कि काम करने वाले या सब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोकस होगा। ऑफन द डूअर इज मेंशन एट द एंड आफ्टर बाय आर ओमिटेड इफ अननोन और अनइम्पोर्टेंट।
इसमें जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो आखिर में आएगा, बाय के बाद आएगा। लेकिन अगर वो गैर अहम है या हम उसको नहीं जानते हैं डूअर को, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अगर तो कोई डूअर है बाय के बाद वो डूअर आएगा या एजेंट आएगा। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, द प्लांट्स इज द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। टेंसेस इन पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट को जो प्रेजेंट सिंपल है उसको कैसे बनाएंगे? एम आर इज के बाद पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। पास्ट का क्या आएगा? वाज वर्क के बाद थर्ड फॉर्म, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर बीइंग के बाद थर्ड वर्ब की तीसरी हालत लगेगी। पास्ट कंटिन्यूस किस तरह है? पास्ट कंटिन्यूस इस तरह है कि वाज वर्क के बाद बीइंग आएगा और उसके साथ वर्ब की तीसरी हालत। व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें पता हो कि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो अननोन हो, जिसको हम ना जानते हों, या जाहिर ना हो, मुबहिम हो, या फिर वो गैर अहम हो। टू एम्फासिस द एक्शन आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन, अगर हमने फोकस करना है काम के ऊपर या काम के जिसके ऊपर काम हो रहा है उसके ऊपर अगर हमने फोकस करना हो, ना कि काम करने वाले के ऊपर। इनफॉर्मल और साइंटिफिक राइटिंग, अगर हमने कोई फॉर्मल सेटिंग है, कोई ईमेल लिखना है, तब भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर कोई साइंटिफिक राइटिंग है, कोई हम थीसिस लिख रहे हैं, अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तब भी पैसिव वॉइस काम आ सकता है, हम इनको इन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ये जुमले आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह काम करते होते हैं। The fantastic story is told by the grandmother. English is being taught. Important decisions are made. Colorful flowers have been planted. The new project is undertaken. The report is being written. Valuable information is provided. The last technology has been developed. The documents are prepared. The strategy is being implemented. यहाँ पे हम जो है ना सब्जेक्ट का जिक्र वैसे ही नहीं कर रहे, आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको देख सकते हैं। रीराइट सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, जुमले हैं एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, हमने इनको पैसिव वॉइस में लिखना है। द माउस इज बीइंग कैच बाय द कैट, द डिनर इज ईटन बाय अस एट 7 PM एवरी डे, नाउ न्यू सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय द कंपनी, हिज कीज आर ऑलवेज फॉरगेटन बाय हिम एट होम, कार्टून्स आर बीइंग वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन ऑन TV, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग, the colorful flowers are being planted by the gardener in the garden, a letter is written by her to her friend, the car engine is fixed by the mechanic, a play is being performed by them at the school assembly. The walls have been painted, the computer has been fixed, the report has been prepared by me, the puzzles has been solved by him. पंक्चुएशन को देखेंगे, पंक्चुएशंस कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हमने किसी चीज़ की लिस्ट है और उनको लिस्ट को हर आइटम को अगर हमने अलहदा करना हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। क्लासेस को अलहदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को आफ्टर द गेम वी वेंट होम, इस तरह के अल्फाज को भी हम कॉमा लगाएंगे। टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो उनके आखिर में भी कॉमा लगाएंगे। फुल स्टॉप जुमले के आखिर में लगेगा और एब्रीविएशंस के बाद भी लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने की हालत में लगेगा। एक्सक्लेमेशन जब हमने कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करना हो, कमांड देना हो, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। या हमने सरप्राइज या एक्साइटमेंट शो करनी हो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन या कोट का इस्तेमाल करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कनेक्ट्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विदाउट अ कंजक्शन, जब हमने कंजक्शन का इस्तेमाल ना करना हो और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का इस्तेमाल करना हो तब हम उसके लिए
सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट टू द मार्केट, इट वाज क्लोज्ड। मैं बाजार गया, वो बंद था। मैं बाजार गया लेकिन वो बंद था। अब यहाँ पे लेकिन आना था, बट आना था, लेकिन हमने बट का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी जगह पे हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। टू सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो, ज़्यादा चीज़ें हों उसमें, तो उसमें भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। एपिस्ट्रोफ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हमने पोसेशन शो करना हो, मलकियत ज़ाहिर करना हो, तो नाम के आखिर और नाम के आखिर में एपिस्ट्रोफ और उसके बाद एस लगेगा। और इसी तरह अगर हमने जो शॉर्ट अल्फाज लिखने हैं, डोंट, डू नॉट को डोंट लिखना है, आई एम को एम लिखना है, तो इनके लिए भी एपिस्ट्रोफ का इस्तेमाल करेंगे। कोटेशन मार्क कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोटेशन मार्क जब हमने किसी चीज़ के अल्फाज को हू बहू नकल करना हो, उसके शुरू और आखिर में कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइफन्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हमने कंपाउंड एडजेक्टिव्स को लिखना हो, और इसी तरह दो अल्फाज को सेपरेट अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन, लाइन के आखिर में लाइन ख़त्म होने लगा है, हम कोई अल्फाज लिख रहे हैं लेकिन वो अल्फाज पूरा नहीं हो रहा, तो उधर डैश लगाएंगे और अल्फाज के बाकी जो स्पेलिंग्स हैं उनको अगले लाइन में लिखेंगे। पैरेंथीज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इंसर्ट एडिशनल और एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, जब हमने कुछ किसी चीज़ में इजाफा करना हो तब हम इनका ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्लैश कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अल्टरनेट्स के लिए, एंड आर के लिए, शो लिंक्स, ब्रेक इन पोइट्री और डेट्स, ही वाज बोर्न ऑन। जब हमने डेट्स इस्तेमाल करना हो, डेट को ब्रेक करने के लिए भी उनके आखिर में स्लैश, बीच में स्लैश लगाएंगे। कैपिटल लेटर्स, जुमले का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल होंगे, जो टाइटल्स होंगे, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इनका पहला लफ्ज़ भी कैपिटल होगा, और जो प्रोनाउन आई है वो जुमले के शुरू में आए, बीच में आए या आखिर में आए, वो भी हमेशा कैपिटल रहेगा। डायरेक्ट जो कोटेशन है, शी सेड टुडे, अब यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशन शुरू हो गया है तो इसके लिए भी हम कैपिटलाइज करेंगे इसको। कैपिटलाइज नेम ऑफ रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज़,